भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर आज एक बड़ी खबर निकल के आई है, जिसमें फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के भारतीय सेना के अधिकारियों ने ट्वीट करके बताया है कि भारत की पहली स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली बन गई है महिला अधिकारी कर्नल गीता राणा। तो ये भारत की पहली महिला स्वतंत्र कमांड को संभालने वाली पहली महिला बन गई है गीता राणा। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज हम बात करेंगे दो खबरों पर, जिसमें एक तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बन रहे पहले पशु शवदाह गृह की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक के व्यवस्था से की जाएगी, और उस पर हम चर्चा करेंगे कि पशुओं का शवदाह गृह बनाने के पीछे कारण क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल कारण क्या हो सकता है। तो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कमांड भूमिकाओं के लिए महिलाओं की अधिकारियों को मंजूरी देने के बाद क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉर्प्स की कर्नल गीता राणा को चीन तथा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनाया गया है। यानी कि अब जो चीन और लद्दाख का जो बॉर्डर है, उन दोनों के आसपास में वहाँ पे अब इनकी निगरानी बढ़ेगी, यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही यह बताया जा रहा है कि अब जो युद्धाभ्यास होंगे उसमें भी महिलाओं को उसमें ले जाया जाएगा। सेना के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स अध्यादेश EME और अन्य शाखाओं में स्वतंत्र इकाइयों की कमान संभालने के लिए महिला अधिकारियों की 108 वैकेंसी को मंजूरी दी थी। मतलब 108 वैकेंसी की मंजूरी दी थी, जिसमें महिला अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। जिसके बाद अधिकारियों ने EME स्वतंत्र कार्यशाला की कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं अधिकारियों की पोस्टिंग पहले ही हो चुकी है और जल्द ही इस तरह की और सूचियां सामने आएंगी, क्योंकि इसके लिए बोर्ड संकलित किए जाएंगे और परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो परीक्षाएं होंगी, जो इनकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद इन लोगों को की जाएगी। 108 वैकेंसी की बात इसमें की जा रही है। और इसमें क्या है कि जो बोर्ड द्वारा पास की गई महिला अधिकारी होंगी, उनको कमान संभालने की भूमिका भी दी जाएगी और उन्हें भविष्य में जो सेना है उसमें उच्च पदों पर भी प्रमोट किया जाएगा। इससे पहले इन सारी चीज़ों पर कार्य नहीं होते थे और ये चीज़ अब होगी। ये सब हुआ कैसे? तो जो सेना के प्रमुख है, वर्तमान में हमारे सेना प्रमुख जो है जनरल मनोज पांडे जो है, वो अधिकारियों और सैनिकों को हर संभव अवसर देने की बात करते रहते हैं और इसी के तहत इन महिलाओं को अब बड़ी पोस्ट पे लाया जा रहा है। तो कर्नल गीता राणा बनी स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। तो ये रही पहली खबर। अब हम दूसरी खबर पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है पशु यानी कि जानवरों को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह। तो ये आपका वाराणसी से निकल के आ रही है खबर। वाराणसी में ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। बनारस में, यानी कि वाराणसी या काशी जो भी आप कह लें, तो वाराणसी में बन रहा है यूपी का पहला पशु शवदाह गृह। यानी कि शवदाह गृह की बात कर रहे हैं कि वाराणसी जो है वहाँ पे तो पहले से ही कहा जाता है कि जो वाराणसी में जिसका शवदाह संस्कार किया जाता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी कड़ी में पशुओं की बात की जा रही है कि पशुओं के लिए एक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाया जाएगा। तो इसमें कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे के तथ्य क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पशुओं की राख बचेगी, उस राख को खाद के उपयोग में लिया जाएगा। आपको पता होगा कि पहले ज़माने में, पुराने समय में पशुओं को क्या किया जाता था, जो कृषक होते थे, अगर उनके पशु घर पे जो मृत हो जाते थे, उनको ले जाके खेतों में बीच में बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसी में उनको रखा जाता था और जब वो कुछ महीनों बाद सड़ जाता था, यानी कि खाद बन जाता था, तो उस खाद को खेती के उपयोग में भी लिया जाता था। इस प्रकार से क्या होता था कि इन्वायरमेंट की भी सुरक्षा हो जाती थी। जैसे कि आप लगातार चित्र यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुले में पशु
रहने से क्या होता है कि उनके अंदर से जो भी बैक्टीरिया या विषाणु निकलते हैं, ये क्या करते हैं, अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इनके अंदर से जो दुर्गंध निकलती है उससे क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है और जिससे भांति भांति प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चर्चा में कहाँ से आया, ये जो सौदागृह है ये पहले से ही बन रहा है, ये अब अंतिम चरण में चल रहा है और इसके लिए ऊपर से अल्टीमेटम आया है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 23 से 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रारंभ हो चुका है। यानी कि जो वाराणसी है ये प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, दूसरी बार ये यहाँ से सांसद चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 23 से 25 फरवरी के बीच में अगर इसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसके जो उद्घाटन का कार्यक्रम होगा इसी बीच में कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जो जानवर होंगे इनके जो राख होगी उस राख से खेती के, अगर हम इस सौदागृह की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक पशु सौदागृह बन रहा है और जिसके पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन करने की बात की जा रही है, तो इसके लागत की बात करेंगे तो लगभग 2,24,00,000 यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास में इसकी लागत है। और इसके उद्घाटन के बाद जो करेंगे तो ये जो है 23 से 25 मार्च की बात की जा रही है। अगर हम इसके स्थान की बात करेंगे तो यह जो है चिरई गांव ब्लॉक के जाल्हूपुर गांव में बनकर लगभग तैयार है और इसमें मशीनें जो इसकी मशीनें हैं वो स्थापित की जा चुकी हैं और सिर्फ सौदागृह तक पहुंचने का रास्ता निर्माण और फिनिशिंग कार्य शेष है। जिला पंचायत की ओर से इस कार्य को 20 मार्च तक हर हाल में पूर्ण करने के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर इसके हम क्षमता की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक संयंत्र की क्षमता प्रति घंटा 400 किलो डिस्पोजल की है, यानी कि 400 किलो जो वजन है इतने के सौदा इसमें किए जा सकते हैं और इस संयंत्र में एक दिन में 10 पशु डिस्पोजल किए जा सकते हैं, यानी कि 10 जानवर जो हैं उनको यहाँ पे जलाया जा सकता है। डिस्पोजल से जो राख बनेगी खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल की जाने की बात है। एक पशु का वजन लगभग 250 से 400 किलो तक होता है। तो जो बड़े जानवर होते हैं उनका जो वजन होता है 250 से यानी कि 400 किलो, यानी कि आप मान सकते हैं 4 क्विंटल, 2 से 4 क्विंटल तक होती है। यह जो संयंत्र होता है, इलेक्ट्रिक जो संयंत्र होता है, ये लगभग पर्यावरण को बहुत ही लाभ पहुंचाता है, क्योंकि इसमें से प्रदूषण की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है और बिजली के द्वारा यह चलती है, तो जिससे यह काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इलेक्ट्रिक सौदागृह की अगर हम बात करेंगे तो कोरोना के टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि कोविड के टाइम जब शवों को जलाने की बात की जा रही थी तो लोग डरते थे, क्योंकि शवों को ले आना उसको छूने में लोगों को दिक्कत होती थी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक जो सौदागृह होते थे उनकी डिमांड बहुत बढ़ी थी और उसमें नए स्थापित करने की बात भी सरकारों के द्वारा की गई थी और इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। अगर हम बात करेंगे तो 100 जलाने में जितना खर्च होता है उसमें 4 क्विंटल लकड़ी और 500 कंडे लगभग यूज किए जाते हैं 100 को जलाने में। और इस प्रकार से जब आप विद्युत सौगृह में जाते हैं वहाँ पे कम से कम, यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है और ये 1-2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, कम से कम 1 घंटे में 100 को जलाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे लकड़ी पर जब जलाया जाता है तो करीब 4 से 5 घंटे, कम से कम 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे 100 को जलाने में लग जाता है। और उसको जलाने में लकड़ी से निकले धुएं और राख जो होती हैं उनको पानी यानी नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों तरह के प्रदूषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ये जो है काफ़ी आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो जिससे पर्यावरण को काफ़ी लाभ पहुंचता है। तो कोविड के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ये रही ढेर सारी जानकारियां इसके बारे में। फिर मिलते हैं।
दो बड़ी चीज़ें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।